स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर। आज की जो क्लास है ये क्लास 28 है इंडियन पॉलिटी का, और घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है 2026 एडिशन आप देख सकते हैं, इसको हम लेकर के चल रहे हैं। और इस बुक में संसदीय समितियां जो चैप्टर है इसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2025 में भी कई स्टेट पीसीएस ने, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, इन लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल 40 के आसपास क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, और यूपीएससी प्री से लेकर के कई सारे स्टेट पीसीएस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यदि आपने इससे पहले के 27 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। कंपाइलेशन भी 10-10 घंटे की मैंने 2 अपलोड कर रखी है, वो देख लीजिए, काफ़ी होगा। और फिर अगली जो 10 घंटे की वीडियो होगी वो नेक्स्ट डे आ जाएगी। ये वीडियो जिस दिन आप देखेंगे उसके अगले दिन आपको तीसरी 10 घंटे की कंपाइलेशन वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की मिल जाएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। कमेंट भी जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, द जीएस सॉल्वर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है 2026 एडिशन बुक है अपने पास, और 2026 के जनवरी तक इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। आगे मैं आप कहेंगे तो इंडेक्स भी दिखा दूंगा। अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं 24 वाला, संसदीय समितियां। इससे पहले की 3-4 चैप्टर जो हैं वो एक ही साथ आपको मिल जाएंगे कंपाइलेशन वीडियो में, तो आप कंपाइलेशन वाला जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, पहले चैप्टर स्टार्ट होने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर संसदीय समितियां, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर बुक का नोट्स है, लेकिन फिलहाल मैं अपना जो हैंड रिटेन नोट्स होता है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो बुक का नोट्स है उससे लाख गुना अच्छा आपको हैंड रिटेन वाला मिलेगा। बुक में जितनी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं वो तो 100% कवर है। इसके अलावा भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज पूछा जा सकता है उसको हमने इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि हाल ही में यदि आप बीपीएससी के पेपर देखे होंगे, खासकर एईडीओ के, तो उसमें पीवाईक्यू से बहुत कम क्वेश्चन मिले थे, कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसीलिए मैंने एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करके रखा है। तो हैंड रिटेन नोट्स अच्छे से देखिए और समझिए, और उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप अपना भी नोट्स रेडी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप देखिए संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज। आप देखिएगा दोस्तों, संसद में संसदीय कार्यों के बेहतर प्रबंधन और सदन में पेश किए गए विधेयकों की बेहतर जांच के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। संसद के पास आपको पता होगा विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, और कार्य इतने अधिक होते हैं जबकि इनकी संख्या जो है वो काफी कार्य के कंपैरिजन में और जनसंख्या के कंपैरिजन में देखिएगा तो कम होगा। और हर एक तरह के सब्जेक्ट या जितने भी प्रकार के विधेयक हैं सब पर हर एक व्यक्ति चर्चा नहीं कर पाता। इसीलिए जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट में अच्छा होता है उससे रिलेटेड उस समिति में उस व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता है। जनरली संसद के कार्यों में सहयोग के लिए या संसद का कार्य अच्छे तरीके से चल सके, उनका प्रबंधन जो हो, मैनेजमेंट वो बेहतर हो, और जो भी विधेयक हो उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, किस प्रकार लागू किया जाए, इन सभी चीजों के लिए और इन पर सलाह मशवरा देने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों द्वारा संसद को विशेषज्ञता प्राप्त होती है, क्योंकि संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि जिस सब्जेक्ट से संबंधित कोई समिति होती है, जिस बात पर चर्चा करना रहता है, उस सब्जेक्ट के जो भी विशेषज्ञ अगर मौजूद हैं संसद में तो उनको उस समिति का सदस्य बनाया जाता है। आगे आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इन समितियों की बैठकें गोपनीय होती हैं, यानी कि किसी को बता करके नहीं होती कि बैठक कब होने वाला है और बैठक में क्या निर्णय लिया गया। ये डायरेक्ट अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देती हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसको सदन में पेश करवाते हैं। अब देखिए समितियों का गठन कैसे होता है। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से समझिएगा समितियों का गठन कैसे होता है। आप देखिए सबसे पहले तो ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं, यानी जो समितियां हैं वो अधिकांशतः आप देखिएगा तो सदन द्वारा यानी राज्यसभा या लोकसभा द्वारा इसको नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है।
ठीक है? और हर एक समिति में एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष का चयन जनरली लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, इनके द्वारा भी कई बार समितियों का गठन या उसके जो सदस्य होते हैं, उनका नाम निर्देशित किया जाता है। तो समितियों का गठन डायरेक्ट सदन के लोग निर्वाचन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से कर लेते हैं या कई बार सदन के अध्यक्ष या सभापति महोदय जो समिति है, उनके सदस्यों का चयन करते हैं। अब आता है संसदीय समिति के प्रकार कि आखिर कितने प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं संसदीय समितियों के प्रकार हमें देखना है। कि यहाँ पर संसदीय समितियों के जो प्रकार होते हैं जनरली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है संसदीय समितियों को। 2 भाग कौन-कौन से? एक तो जो अस्थायी समितियां होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज और एक तदर्थ समिति। अब दोनों में तदर्थ समिति को कई बार अस्थायी समिति भी कहा जाता है। दोनों में मुख्य अंतर मैं यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए स्थायी समिति जनरली हर एक वर्ष इनका गठन हो जाता है निश्चित कार्यों के लिए और तदर्थ समिति जो होता है इसका गठन ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक साल हो, ये अस्थायी तौर पर काम करता है यानी कि मान लो कोई विशेष विधेयक है, तो किसी विशेष विधेयक की जाँच के लिए या किसी ख़ास उद्देश्य के लिए इसका गठन किया जाएगा और जैसे ही ये उद्देश्य पूरा होगा उसके बाद यह समिति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। यानी कि ये चलती नहीं रहती है। स्थायी समिति में ऐसा नहीं है, ये अस्थायी है, नाम से ही आप देख सकते हैं, यानी कि ये बनी रहती है। भले इसमें सदस्य चेंज कर दिए जाएँ, लेकिन समिति रहती है। जैसे अस्थायी समिति में कई प्रकार की समितियाँ होती हैं, लोक लेखा समिति है और आपका प्राक्कलन समिति है। तो ये समिति हर एक साल बनती है। ये तय है कि बनेगी, लेकिन तदर्थ समिति हर एक साल नहीं बनती है। जब कोई ऐसा आवश्यक हुआ, तो किसी विशेष कार्य के लिए इस समिति का गठन किया जाएगा। कार्य पूरा होने पर समिति अपने आप खत्म हो जाती है। फिर 4-5 सालों में या जब भी कोई ऐसा ज़रूरत पड़ा, तो फिर से इस ऐसी समिति का गठन किया जाता है। मुख्य रूप से दोनों में स्थायी और अस्थायी का अंतर है। अब हम बात करेंगे इसके बाद दोस्तों अस्थायी समितियों के बारे में कि अस्थायी समितियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देखिए सबसे पहले प्रकृति में ये अस्थायी होती हैं, मैंने बता ही दिया आपको और यह निरंतर काम करती हैं। निरंतर का मतलब हर एक साल इनका गठन हो जाता है। आप देख सकते हैं इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, लेकिन रेगुलरली ये काम करती रहती हैं। और लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा इसके अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों समितियों की संख्या, यानी स्थायी समितियों की संख्या कितनी है वर्तमान में? आप देखिएगा स्टार्टिंग में ये कम था, लेकिन वर्तमान में जो टोटल संख्या है स्थायी समितियों का वो 45 है। 45 में कौन-कौन सी हैं आप देखिए, जैसे संयुक्त समितियाँ यानी दोनों सदनों को मिलाकर जो समितियाँ हैं, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ऐसी 24 समितियाँ हैं। फिर केवल राज्यसभा की 9 समितियाँ हैं और केवल लोकसभा की 12 समितियाँ हैं। सबको यदि आप ऐड करोगे तो ये 20 बोल रहा हूँ, ये 45 आ जाएगा सबको ऐड करके। तो टोटल 45 कमिटीज़ हैं वर्तमान में, जिसमें कंबाइंड रूप से 24 हैं, 9 आपके राज्यसभा के और लोकसभा के 12। कि जब आपने ये देख लिया कि समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अस्थायी और एक तदर्थ। अस्थायी समितियों की कुल संख्या वर्तमान में 45 है, ये आपने देख ही लिया। अब हम बात करेंगे आखिर स्थायी समितियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। स्थायी समितियाँ 6 प्रकार की हो सकती हैं, ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। वर्तमान में 6 प्रकार की अस्थायी समितियाँ काम कर रही हैं। इसमें से जैसे वित्तीय समितियाँ हो गई, जो वित्तीय देखरेख करती हैं। विभागीय समितियाँ, विभागों से संबंधित वर्तमान में कुल 24 हैं विभागीय समितियाँ, याद रखना है। जाँच समितियाँ यानी इंस्पेक्शन करने वाली कमिटीज़ और परीक्षण एवं नियंत्रण समितियाँ, संसद के नियमित कार्यों में हेल्प करने वाली समितियाँ और सदन समिति जिसको कई बार सेवा समिति भी कहा जाता है। तो ये प्रकार हो गया। अब इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी समितियों को हम बस देख लेंगे। आप देखिएगा अब सबसे पहले आता है यहाँ पर जैसे दिया गया था, पहला वित्तीय समितियाँ, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले फाइनेंशियल कमिटीज़ जो भी हैं। फाइनेंशियल कमिटीज़ में मुख्य रूप से 3 प्रकार की समितियाँ हैं, आप देखेंगे 3 प्रकार की कौन-कौन हैं। सबसे पहले आता है लोक लेखा समिति,
और दूसरा है प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमिटी, और तीसरा है सार्वजनिक, जिसको लोक उपक्रम समिति या फिर सरकारी उपक्रम समिति भी कई बार कहा जाता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको पीएसी कहते हैं शॉर्ट में। पी का मतलब पब्लिक हुआ, ए से अकाउंट और सी फॉर कमिटीज। तो सबसे पहले दो चीज याद रखिएगा लोक लेखा समिति के बारे में। यह समिति पहली बार 1921 में लाई गई थी, और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो ये जब 1919 वाला लाया गया, तो इसी के अधीन या इसी के अंतर्गत वर्ष 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। उस समय हालांकि यह ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करता था, लेकिन आजादी के बाद से यह भारत सरकार के अधीन काम करता है, और भारत सरकार के संसद के सदस्यों द्वारा ही इसका गठन किया जाता है। और चूंकि ये 1921 से चला आ रहा है, इसीलिए यह सबसे पुराना वित्तीय समिति है। वित्तीय समितियों में यह सबसे पुराना है लोक लेखा समिति। अब देखिए, जब भी हम कोई समिति पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। मुख्य रूप से सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि उस समिति का कार्य क्या है। फिर दूसरा, उसमें कितने सदस्य रहते हैं, कौन-कौन सदस्य हो सकते हैं। तीसरा कि सदस्यों का या अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति जो होती है, इसमें अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? टोटल 22 सदस्य इसमें हो सकते हैं। अध्यक्ष को लेकर के, अध्यक्ष सहित इसमें 22 सदस्य हो सकते हैं। अब इसमें भी बंटवारा रहता है, चूंकि ये एक संयुक्त समिति होती है, तो इसमें लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य रहेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस समिति में दोस्तों, लोकसभा से कुल 15 सदस्य रहते हैं, और राज्यसभा से कितने रहते हैं? 1 मिनट मिटाने दो पहले। देखो, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। तो मैंने बताया कि जब भी किसी समिति के बारे में पढ़िए तो सदस्य संख्या याद कर लीजिए। इसमें कुल 22 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें 15 राज्यसभा से और 7 लोकसभा से। अब अगला देखिएगा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। तो देखिए, इसके चुनाव के लिए दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक रूप से इनका चुनाव किया जाता है, और अधिकांश जो समितियां हैं, संसदीय समितियां, उनमें सदस्यों का चुनाव ऐसे ही होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक रूप से। आनुपातिक, यहाँ पर आनुपातिक रहेगा, ठीक है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है, और अधिकांश संसदीय समितियों में यही चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आपको याद रखना है, किसी भी संसदीय समिति 1-2 को छोड़कर अगर आपसे पूछा जाए कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो सीधा जवाब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक रूप से इनका चुनाव किया जाता है। अब रह गया बात कि अध्यक्ष का चयन कैसे होगा। अभी तो हमने ये कर लिया, लेकिन अध्यक्ष का चयन कैसे होगा? देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसके अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्ष 1967 के बाद से या 1967 से आप देखोगे 66-67 से ये जो समिति है लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो हमेशा और हमेशा विपक्षी दल के सदस्य को बनाया जाता है। यानी कि सत्ता पार्टी, जैसे अभी आप देखोगे बीजेपी की पार्टी है, तो जो भी विपक्षी नेता होंगे उनकी पार्टी यानी विपक्षी दल के पार्टी को, जैसे कांग्रेस को अभी आप ले सकते हो, उनके किसी सदस्य को यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो ये 1967 से ऐसा चला आ रहा है, और अभी भी यही चल रहा है। तो याद रखना है, टोटल 22 सदस्य संख्या होता है लोक लेखा समिति में, यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी में। और जैसे नाम से स्पष्ट है, पब्लिक अकाउंट है, आगे हम इसका कार्य भी देखेंगे कि क्या कार्य है। और इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक रूप से इनका चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्षी दल के कोई सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कार्यकाल कितना होता है? आपने देखा था, मैंने बताया भी था कि जो
स्थायी समितियां हैं, उनका कार्यकाल जनरली 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष बाद फिर से उसके सदस्यों का चयन किया जाता है। तो इस समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, वो याद रखना है, यहाँ पर 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। अच्छा, सदस्यता सीमा भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई इसमें कंडीशन भी है? कंडीशन ये है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री या राज्य का मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सदस्य नहीं बनेगा तो अध्यक्ष भी नहीं बनेगा। कोई भी मंत्री हो, किसी भी विभाग का, उसको यहाँ पर सदस्य नहीं बनाया जाता है और किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं, लोक लेखा समिति ही नहीं और कोई भी समिति आप ले लीजिए संसद का, उसमें किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। और अगर मान लो कोई व्यक्ति पहले से सदस्य है और आगे चलकर वह मंत्री के रूप में चुन लिया गया, तो जैसे ही वो मंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं और इसके प्रमुख कार्यों को देखते हैं कि लोक लेखा समिति जो है, ये आखिर कौन-कौन से काम करती है। आप देखिएगा यहाँ पर इसके प्रमुख कार्यों में सबसे पहले जो आता है वो है कि यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है। मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा या संसद द्वारा जो भी अलग-अलग विभागों को राशि दी जाती है खर्च करने के लिए, उस राशि की ये जांच करती है। उस राशि देखो, जब भी किसी विभाग को या किसी सरकारी संस्था को सरकारी राशि दी जाती है तो होता क्या है, साल के अंत में यानी कि खर्च होने के बाद उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है, ऑडिट का मतलब आंकेक्षण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कितनी राशि उस विभाग को दी गई थी या उस सरकारी संस्था को और उसके एवज में कितनी राशि उसके द्वारा खर्च किया गया। और जो खर्च किया गया, क्या वो नियम के अनुसार खर्च किया गया था या फिर नियम के विरोध में खर्च कर दिया गया? नियम किस प्रकार का? जैसे मान लो हम बात करें किसी पंचायती राज संस्था के, जैसे उसको दिया जाता है सड़क बनाने के लिए या नल जल योजना के लिए दे दिया गया या स्वास्थ्य संबंधित किसी कार्य को करने के लिए राशि दी गई। तो अब मान लो स्वास्थ्य के लिए राशि दिया गया लेकिन काम कर दिया, उससे सड़क बना दिया, या सड़क बनाने के लिए राशि दिया गया लेकिन उससे उसने नल जल का काम करा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कार्य के लिए राशि दिया गया हो, जब तक अनुमति नहीं मिले विभाग द्वारा, तब तक उस कार्य में ही उस राशि को खर्च करना रहता है। तो ये सब भी तय करना, देखिए यह तय करना कि धन उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए उसको स्वीकृति दी गई है। ये काम किसका होता है? लोक लेखा समिति का ही, कि ये देखा जाए कि जहाँ पर विभाग ने खर्च किया है या उस संस्था ने खर्च किया है, क्या वो उसी मद में खर्च किया है जिस मद के लिए राशि दी गई थी। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्यय के लिए। 1 मिनट। देखिए, व्यय के लिए संसद की अनुमति प्राप्त थी या नहीं, यानी जो राशि व्यय की गई उसमें संसद की अनुमति थी कि नहीं, यह भी यही समिति जाँच करती है। और संसद की जितनी अनुमति होती है उससे अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। जनरली तो ऐसा ही होता है कि जितना संसद से अनुमति मिलता है यानी कि सरकार से, उतना ही राशि दिया जाता है। यानी ₹100 की अनुमति है तो ₹100 की राशि ही दिया जाएगा काम करने के लिए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि ₹100 का राशि दिया गया, बाद में ऊपर से यह आदेश आता है कि ₹100 में से ₹70 ही अभी खर्च करने हैं और ₹30 किसी पार्टिकुलर काम के लिए रोक के रखने हैं। तो अब अगर ऐसा कोई ऊपर से आदेश आ गया है, निर्देश आ गया है और ऐसे में ₹70 तक ही खर्च करना था और इससे अधिक खर्च कर दिया गया, यानी अनुमति से अधिक व्यय कर दिया गया, तो भी ये जाँच का विषय होगा। और यह समिति यानी लोक लेखा समिति जो होती है, ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, जो उसे लोकसभा में प्रस्तुत कराता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। अब ये ध्यान रखना चाहिए इसमें कि इस समिति की भी कुछ सीमाएँ हैं। क्या-क्या सीमाएँ हैं? देखिए, समिति की सीमाओं पर अब हम बात करेंगे। क्या-क्या है? पहला तो नीतियों के मामले में ये समिति कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी ये नहीं कहेगी कि ये नीति गलत है, इसको हटा दो। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो समिति है, ये सलाहकार के रूप में काम करती है, यानी कि यह समिति केवल सलाह दे सकती है। जिसे मानना नहीं मानना ये संसद पर निर्भर करता है कि संसद इस समिति के सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा। यानी कि इसने सुझाव दे दिया कि इस तरीके से करना चाहिए, ये समस्या है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। लेकिन उसको मानना नहीं मानना ये संसद के ऊपर है, इसके लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। ना ही भारत सरकार की बात करो तो वो बाध्यकारी है। अब देखिए, समिति का कोई आदेश जारी करने का भी
अधिकार नहीं है, यानी समिति को किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केवल सलाह देती है, आदेश नहीं दे सकती है। तो ये था आपका लोक लेखा समिति। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अब दोबारा आप देखिएगा तो ईज़िली आप और आसानी से समझ पाइएगा। ये जो नोट्स है ये कंप्लीटली आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अब हम बात करते हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट वित्तीय स्थायी समिति था, जिसका नाम था प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट कमिटी। तो अब हम एस्टीमेट कमिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यदि सदस्यों की संख्या के आधार पर बात किया जाए तो यह सबसे बड़ी स्थायी समिति होगी, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या बाकी समितियों से अधिक होती है। आप देखिएगा, इस समिति का गठन पहली बार तो 1950 में ही किया गया था, और 1950 में भी देखिएगा तो पहले जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, जो 48 से 50 तक रहे, उनकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था सबसे पहले। तो 1950 में इसका गठन हुआ था, और मूल रूप से जब 1950 में इसका गठन हुआ था तब इसमें 25 सदस्य होते थे। लेकिन लगभग 5 से 6 वर्षों बाद 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, और तब से अभी तक इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। अच्छा, अब देखिए, कार्यकाल की बात किया जाए तो चूंकि ये अस्थायी समिति है तो 1 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। सीमाएं वही सीमा है, इसके लिए भी सरकार का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। चुनाव किस प्रकार होगा? चुनाव का भी वही तरीका है। आप देखिएगा, समिति में सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से प्रत्येक वर्ष एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि लोकसभा के सदस्यों में से ही सदस्य चुना जाता है। यानी कि इस समिति में जो 30 सदस्य होते हैं वो 30 के 30 किसके होंगे? लोकसभा के होंगे। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं हैं। तो अध्यक्ष भी लोकसभा से होगा और सदस्य भी लोकसभा से ही होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के बारे में हम देखते हैं। अध्यक्ष के बारे में क्या बोला गया है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो इस समिति के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। और किसको अध्यक्ष चुना जा सकता है? सत्ताधारी पार्टी के किसी सदस्य को ही अध्यक्ष चुना जा सकता है। यानी जो पार्टी सत्ता में है, जैसे अभी अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी पार्टी से कोई अध्यक्ष होगा। तो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि इस समिति के सभी सदस्य यानी 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और खासकर अधिकांश सदस्य आप देखेंगे तो सत्ता पार्टी से होते हैं जिसकी सरकार चल रही होती है। अब कार्य हम देख लेते हैं कि प्राक्कलन समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं। प्रमुख कार्यों में आप देखिएगा तो सबसे पहला जो नाम आएगा यहाँ पर वो है बजट अनुमान पर अध्ययन करना। जैसे ही बजट पेश होता है, बजट पेश होने के ठीक बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, और बजट अनुमान जो रहता है उस पर ये लोग अध्ययन करते हैं, बजट अनुमान का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बजट में शामिल जो भी नीतियाँ हैं या जो मितव्ययता है या संगठन से संबंधित जो सुधार की आवश्यकता है, कार्य में कुशलता लाने की जो आवश्यकता होती है, या अगर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित सुझाव प्राक्कलन समिति संसद को देती है। अब अन्य सीमाएँ क्या-क्या हो सकती हैं? जैसे सरकारी योजनाओं पर ये सवाल नहीं उठा सकती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसकी सिफारिशें भी सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं, यानी कि ये भी बस सलाह दे सकती है। देखिए, कोई भी समिति सलाह देने के लिए ही बनाई जाती है, सुझाव देने के लिए। समिति कभी आदेश नहीं देती, खासकर संसदीय समितियों की हम बात करें तो। वो बस सुझाव देती है, तो यह भी सलाहकारी होती है, यानी कि सलाह दे सकती है। इसका सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट समिति है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास समिति है, उसका नाम है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति। ठीक है? तो अब इसमें क्या-क्या है, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी कि इतिहास में ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो पृष्ठभूमि में आप देखिएगा 1964 में एक समिति थी, कृष्ण मेनन समिति। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर ही सार्वजनिक उपक्रम समिति को बनाई गई थी, और उस समय इसमें केवल 15 सदस्य होते थे, लेकिन आज के डेट में
1974 से इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 22 कर दी गई है। तो आज के डेट में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 22, जिसमें से 7 हैं राज्यसभा से और 15 हैं लोकसभा से। ये याद रखना है कि वर्तमान में जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इस 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और ये कब से है? 1974 से सीट बढ़ाकर 22 किया गया। यह समिति काम क्या करती है? देखिए, यह जो समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, नाम से ही स्पष्ट है। सार्वजनिक यानी कि सरकारी जो उपक्रम होते हैं, उसके प्रतिवेदन और लेखाओं की ये जांच करती है। चुनाव कैसे होता है सदस्यों का? वही तरीका है, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इसका चुनाव होता है। ध्यान देना ये है कि इसमें सभी दलों यानी पक्ष और विपक्ष सभी दलों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और लोकसभा सदस्यों में से ही किसी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं बनता है। अब कार्यकाल, चूंकि ये अस्थायी समिति है तो कार्यकाल 1 वर्ष होगा। सीमाएं फिर से वही सीमा, किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसी समिति में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सदन विशेष की स्थायी समिति एवं कुछ अपवाद स्वरूप समितियां, जैसे कुछ समिति अपवाद है जहां पर ये रेशियो नहीं फॉलो होता है, जैसे प्राक्कलन समिति है आपका, एस्टीमेट कमेटी, इन सभी को यदि छोड़ दें तो अधिकांश ऐसे स्थायी समितियां हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों से मिलाकर बनने वाली अगर समिति है कोई, यानी उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य यदि शामिल हो रहे हैं। कई समितियां ऐसी हैं जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, कई समितियां ऐसी हैं जिसमें केवल राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यदि संयुक्त समिति है तो प्राक्कलन समिति और 1-2 समिति को छोड़कर सभी में 2 और 1 का अनुपात होता है, यानी राज्यसभा के जितने सदस्य होंगे उनका लगभग 2 गुना सदस्यों का संख्या होता है लोकसभा के। जैसे लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य आपने देखा लोक लेखा समिति में, या अभी पिछला जो हमने सार्वजनिक उपक्रम समिति देखा उसमें भी यही हाल है। तो 7 और 15 लगभग 7 दूना 14, तो लगभग ये 2 और 1 का रेशियो आ रहा है। आप देखिएगा, लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति दोनों परस्पर एक दूसरे की पूरक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोनों का काम लगभग मिलता-जुलता है। इसीलिए इनको कई बार जुड़वा बहनों के रूप में भी देखा जाता है या फिर जुड़वा बहनें कहा जाता है। कारण मैंने बता दिया, दोनों का काम एक दूसरे से मिलता-जुलता है इसलिए। देखिए, हमने वित्तीय समितियों को देख लिया। इसके बाद इसमें 3 प्रकार की समितियां थी, तीनों हमने देखा। अब विभागीय समिति देखेंगे और जांच समिति, ठीक है? देखते हैं हम विभागीय स्थायी समितियां। कार्य सबसे पहले देख लीजिए, मंत्रालयों या फिर विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और सदनों को इसके बारे में सूचित करना। विभागीय स्थायी समितियां नाम से ही स्पष्ट है। विभागीय स्थायी समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 24 है। और विभागीय स्थायी समितियों का मुख्य कार्य यही है कि यदि किसी मंत्रालय, विभाग या किसी सरकारी संस्था से अनुदान यानी राशि की मांग की जा रही है, सरकारी राशि की, तो उस पर विचार करना कि क्या और राशि उसे दिया जाना चाहिए। जिस कार्य के लिए राशि की मांग की जा रही है, क्या वो जायज है, उचित है, उसके लिए राशि दिया जा सकता है कि नहीं, इन सभी बातों पर विचार करके अपना सुझाव और इसकी सूचना संबंधित विभाग को या मंत्रालय को या फिर संसद को देना। ठीक है? अब विभागीय स्थायी समितियों में इनकी संख्या टोटल कितनी है? देखिए, लोकसभा की नियम समिति जो थी, उसने 1989 में 3 विभागीय समितियों की स्थापना करने का प्रावधान किया। बाद में आगे चलकर 3 से 17 हो गया, यानी 17 विभागीय समितियों की स्थापना की जाने लगी। लेकिन फिर 1993 से अभी तक देखिएगा तो विभागीय समितियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है, जिसमें से लोकसभा के निर्देशन में 16 विभागीय समितियां कार्य कर रही हैं और राज्यसभा के निर्देशन में कुल 8 विभागीय समितियां कार्य कर रही है राज्यसभा के निर्देशन में। तो ओवरऑल 16 और 8 कितने हो गए? 24 विभागीय समितियां हो गई जो अभी कार्यरत हैं। और सदस्य संख्या अगर देखिएगा तो विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 10 राज्यसभा के और 21 लोकसभा के सदस्य शामिल रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद जांच समितियों की।
जांच समिति में आप देखिएगा मुख्य रूप से इसका कार्य अगर आप देखते हैं तो जांच समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोगों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच एवं सांसदों के विशेषाधिकार एवं आचरण संबंधी मुद्दों की जांच करना। नाम ही है जांच समिति, यानी कि इसका काम है जांच। किसका जांच? लोगों द्वारा यदि कोई आवेदन दिया गया है तो उसका जांच करता है, या सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं उसका जांच करता है। संसद में आचरण किस तरह का है, लोगों का व्यवहार किस तरह का है सदस्यों का, इन सब का जांच करना और उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब इसके भी 3 प्रकार हैं जांच समितियों की। एक तो याचिका समिति जिसका मुख्य कार्य है आवेदन और याचिका की जांच करना। अगला है विशेषाधिकार समिति और तीसरा आचरण समिति। याचिका समिति के बारे में अगर आप देखिएगा तो पिटीशंस कमिटी, प्रत्येक सदन का अपना याचिका समिति होता है, यानी लोकसभा का अपना याचिका समिति है और राज्यसभा का अपना याचिका समिति है। कुल सदस्य संख्या इसमें 25 होता है, जिसमें सभापति द्वारा मनोनीत, यहाँ मनोनीत होगा, मनोनीत ऐसे होगा। देखिए सभापति यानी राज्यसभा के सभापति द्वारा 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होते हैं और ओवरऑल 25 सदस्य इसमें याचिका समिति में रहते हैं। काम क्या है? यह समिति विधेयकों और जनता की याचिकाओं की जांच कर अपना सुझाव प्रस्तुत करती है। दूसरा है कमिटी ऑफ प्रिविलेजेज, यानी कि विशेषाधिकार समिति। संरचना यानी कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? तो लोकसभा से इसमें भी 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, टोटल 25 सदस्य। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। तो ये भी चूंकि जांच समिति है तो लगभग मिलता-जुलता सदस्य संख्या है। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, और ये मनोनीत किए जाते हैं अध्यक्ष या सभापति द्वारा। कुल 25 सदस्य होते हैं। 1 वर्ष का इनका काम रहता है कार्यकाल। कार्य क्या है? सदन या समिति में विशेषाधिकार के हनन होने पर, यानी किसी सदस्य के विशेषाधिकार का को अगर छीना जा रहा है तो उसकी जांच करना और उसके लिए उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। तीसरा और आखिरी आता है आचरण समिति, यानी कि एथिक्स कमिटी। यह संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए काम करती है। नाम ही है आचरण समिति। ये संसद के सदस्यों के आचरण के बारे में देखती है, निगरानी करती है कि उनका आचरण व्यवहार सदन के अंदर कैसा है। यह संसद के सदस्यों के व्यवहार की निगरानी करती है, संसद में आचार संहिता को लागू करवाती है और संसद में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की भी ये जांच करती है। कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसका जांच करती है और उस पर कार्यवाही का सुझाव देती है। कार्यवाही ये कर नहीं सकती क्योंकि समिति है, उसका सुझाव देती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? सदस्य की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा का अपना आचरण समिति होता है और राज्यसभा का अपना आचरण समिति होता है। तो यदि आप यहाँ देखिएगा तो लोकसभा की आचरण समिति में 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की आचरण समिति में 10 सदस्य होते हैं। टोटल 30 हो गए। अब हम आखिरी समिति की बात करेंगे इस चैप्टर का, जो कि है तदर्थ समिति, जो दूसरे टाइप की समिति थी, जिसको हम अस्थायी समिति भी कहते हैं। अस्थायी समिति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी खास उद्देश्य के लिए गठन किया जाता है इनका, और उद्देश्य पूरा होते ही इन समितियों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। कोई विशेष कार्यकाल इनका नहीं रहता है। 2 प्रकार की समितियां हो सकती हैं तदर्थ समितियां। एक तो प्रवर या संयुक्त समिति, जिसको सलाहकार समिति भी कहते हैं, और एक जांच समिति। देखिए सलाहकार समिति या फिर संयुक्त समिति जो है या प्रवर समिति, इसका गठन किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए या सुझाव देने के लिए किया जाता है, और विधेयक का काम जैसे ही होगा इस समिति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जांच समिति प्रमुख मुद्दों या घोटालों, क्योंकि घोटाले रेगुलर नहीं होते हैं, कभी काल होते हैं, तो जो घोटाले जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला हो गया, रेलवे घोटाला हो गया, कोई भी घोटाला हो, उसके जांच करने के लिए इनका गठन किया जाता है। ठीक है? और जांच खत्म होते ही ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, और अगर सभी चीजें सही से होती हैं तो उसके बाद इनका उद्देश्य पूरा होता है और फिर इनका कार्यकाल भी समाप्त माना जाता है। तो ये था नोट्स समितियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें हमने कवर कर दी। दोस्तों यहाँ तक यदि आप देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट्स करने के लिए मैं बार-बार बोलता हूं, लेकिन हाल ही के वीडियोज़ में आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, जो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
तो अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ यहाँ से, और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री में, वो सब हम कवर करेंगे। दोस्तों अब यहाँ से प्रश्न को शुरू हो रहा है। आप देखिएगा पहला प्रश्न जो है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? कौन सी रीति का पालन करती है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए? आईएएस प्री 2001 का सवाल है। ऑप्शन है आपके पास संसदीय समितियों के माध्यम से, या फिर विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। निश्चित तौर पर अभी हमने देखा कि संसद जो है वो प्रशासन को सुगम बनाने के लिए, अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए छोटे-छोटे समितियों का इस्तेमाल करती है, जिनको हम संसदीय समिति कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो ऑप्शन ए जो है निश्चित तौर पर सही है। आप देखिएगा भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के तौर पर लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से करती है, जैसे लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक या सरकारी लोक उपक्रम संबंधी समिति, जो हमने पढ़ा भी था। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं बनाया गया है, इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी हमने आर्टिकल की बात नहीं की, किसी भी अनुच्छेद की बात नहीं की। अब अगला सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि यह बोरिंग टॉपिक है, वैसा नहीं। आप देखिए यूपी पीसीएस 2025 में ये पूछा गया है लेटेस्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? वित्तीय समिति के 3 हमने प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक लोक लेखा समिति था, एक प्राक्कलन समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम या फिर लोक उपक्रम की समिति। आपको याद होगा मैंने नोट्स में पढ़ाया था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तीनों ही वित्तीय समितियों के प्रकार हैं, तो तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर है। हमसे पूछा गया था कि संसद में इनमें से कौन वित्तीय समिति है, तो वित्तीय समिति 3 प्रकार के होते हैं, एक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, और एक हो गया सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस हिसाब से तीनों ही सही था, तो ऑप्शन बी को हमने चूज किया। आप देखिएगा प्रश्न में तीनों ही समितियां भारतीय संसद के पारंपरिक एवं नियमगत श्रेणीकरण के तहत वित्तीय समितियां यानी फाइनेंशियल कमिटीज हैं, तो यहाँ पर तीनों ही सही था। अब अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है? बड़ी यानी जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक हो। ऑप्शन है आपके पास लोक लेखा समिति, फिर प्राक्कलन समिति। अब देखिए बड़ी समिति का मतलब है जहां सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं, अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़ा होगा, लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? टोटल 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के थे। हमेशा अधिक संख्या लोकसभा वाले लोगों की रहती है। प्राक्कलन समिति, यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है? सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति ये भी मैंने पढ़ाया था, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति यानी कि कमिटी ऑन पिटिशंस, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें मैंने बताया था कि ये अपने अपना होता है, फिर भी 25 आप इसमें लगा लो, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि जो प्राक्कलन समिति था, इसमें सबसे अधिक यानी कि 30 सदस्य होते हैं, तो सबसे बड़ा इसी को माना जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये मैंने पढ़ाया भी था नोट्स में कि ये सबसे बड़ी समिति है। आप देखिएगा विकल्पों में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं, अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है, तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष को या सभापति को ये समितियां प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। लोक लेखा समिति ये पहली स्थायी समिति में वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है। इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित कुल 22 से अनधिक सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 मैक्सिमम राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। अब देखिएगा अगला है प्राक्कलन समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। केवल लोकसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह तय करती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता
बरती जा रही है तथा संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। अब देखिएगा, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करता है। यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी भी यह जांच कर सकती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। ध्यान देना है, ऊपर उपयुक्त जो तीनों समितियां हैं, सार्वजनिक लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों की लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी थी। अगला सवाल है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? हमने अभी देखा प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी स्थायी समिति है। देखिए यहाँ पर प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने बताया कि अधिकांश जो अस्थायी समितियां हैं उनका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल 2005 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? देखिए नहीं है ये पूछा जा रहा है। संसदीय नियंत्रण का मतलब जो संसदीय समिति है वो तो सभी संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत आता है। जिस पर संसद का नियंत्रण नहीं है वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। आप देखिए प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति भी एक संसदीय समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी संसदीय समिति है। इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं माना जाएगा। अगला सवाल यूपीपीसीएस मेंस का, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो मैंने बोला था कि अधिकांश समितियों में यह लोकसभा में 2 और राज्यसभा से 1 यानी 2 और 1 का अनुपात फॉलो किया जाता है। तो 2 और 1 का अनुपात यहाँ पर सही उत्तर होगा। लगभग में यही रेशियो रहता है। आप देखिएगा संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला अस्थायी और दूसरा तदर्थ। सदन विशेष की स्थायी समितियां और साथ में कुछ अपवाद स्वरूप विशिष्ट समितियां जैसे प्राक्कलन समिति को छोड़ दें तो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाली समितियों में यदि रेशियो देखिएगा तो ये 2 और 1 का होता है, जिसमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल अब आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ये पहला कथन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। देखिए पहला तो सही ही है, क्योंकि लोक लेखा जो समिति है उसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। एक चीज और याद रखना है कि जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है, ठीक है? यानी कि विपक्षी दल का कोई सदस्य जो होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही उसका चयन किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या हमने देखा था 22 होता है, जिसमें से 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है किससे? राज्यसभा से। अब देखो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 यानी टोटल 22 तो हो गए, अब बचे ही नहीं। लेकिन दूसरे कथन में क्या कह रहा था कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो होते ही हैं, इसके अलावा उद्योग और व्यापार के भी कुछ जाने-माने व्यक्ति शामिल होते हैं। जबकि हमने देखा यहाँ पर कि टोटल 22 ही सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और राज्यसभा के साथ, तो 22 तो पूरा हो गया। उद्योग और व्यापार के तो कोई व्यक्ति इसमें है ही नहीं। ठीक है, वैसे भी संसदीय समिति है तो केवल संसद के सदस्यों को ही इसमें रखा जाता है। बाहरी व्यक्ति को या किसी सरकार के मंत्री को नहीं रखा जाता है सदस्य के रूप में। तो यहाँ पर दूसरा निश्चित तौर पर गलत है, केवल पहला सही है। तो हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आई होप कि आप बात समझ पाए हो।
देखिएगा यहाँ पर लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य जो है वो भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। चुनने का तरीका क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चयन किया जाता है। और इसमें सीमा क्या है? कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार किसी भी नेता को, जो विपक्ष दल का हो, उसको अध्यक्ष चुना जाता है। दूसरा असत्य क्यों है? क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग या फिर व्यापार से संबंधित किसी भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता है। देखिएगा अगला सवाल है दोस्तों, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? मैंने बताया था कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है यानी लोक लेखा समिति, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? टोटल 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 किससे? राज्यसभा से इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर 15, इट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, यानी कि ये क्या कार्य करती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, या फिर भारत की संचित निधि की, या भारत के लोक लेखा की, या भारत की आकस्मिकता निधि की। निश्चित तौर पर ये तीनों गलत है। हमने नोट्स में भी पढ़ा था और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, जो संसद की लोक लेखा समिति है उसका मुख्य कार्य है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो भी परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन दिया जाता है ऑडिट का, उसका समीक्षा करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है। नेक्स्ट सवाल मिलता जुलता है, लेटेस्ट ही है ये भी, 2024 में उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? आप देखिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, यही सही है। और ये यूपी पीसीएस में 2021 में आ चुका है, यहाँ पर 2024 में आया है। आगे बढ़ जाते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या-क्या कथन है? पहला है लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए केवल और केवल लोकसभा से ही सदस्य चुने जाते हैं। अगर आपको नोट्स याद हो, मैंने बताया था दोस्तों, प्राक्कलन समिति ऐसा समिति है जिसके सदस्य से लेकर के और अध्यक्ष तक, सदस्य पूरे और पूरे अध्यक्ष, ये सभी केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं होता है। जबकि लोक लेखा समिति हो या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति हो, इस दोनों में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कथन आपका सही है। लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होता है, ये भी आपको पता होगा कि अध्यक्ष इसमें विपक्षी दल का होता है, विपक्षी दल से। अब हम अगला कथन देखते हैं। दूसरा क्या है? संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है। ये भी सही है। और तीसरा है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। निश्चित तौर पर ये भी सही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर तीनों को सही मानेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सभी यहाँ पर सत्य हैं। आप देखिएगा लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और दोनों में ही कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। जबकि प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस इस प्रकार पहला कथन तो सही हो गया। सदन के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है। इस प्रकार आप देखिएगा तो तीनों ही यहाँ सही है। अगला सवाल फिर से आप देखिएगा यूपी पीसीएस
फरवरी 2025 का सवाल है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है और दूसरा लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। देखो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, ये मैंने बताया था, रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो पहले कथन में बोला गया है कि यह अपना रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपने का मतलब यही हुआ कि लोकसभा को दे रही है। पहला कथन तो सही हो गया। दूसरे में कह रहा है कि इसमें राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। आपको याद हो तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं कहाँ से? राज्यसभा से। तो राज्यसभा से 7 होते हैं, न कि 15, इसीलिए दूसरा गलत है। तो केवल पहला सही है, यानी कि ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आप यहाँ देखिएगा, कथन एक तो सही है, लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को सौंपती है, जो उसे लोकसभा में प्रस्तुत कराता है और उसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर भी रख दी जाती है, यानी राज्यसभा को भी दे दी जाती है उसकी कॉपी। अब देखिए लोक लेखा समिति का गठन हर वर्ष अधिकतम 22 सदस्यों को मिलाकर किया जाता है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और अधिकतम 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा कथन गलत है। अगला सवाल तो मिलता-जुलता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको? तो हमने देखा था संसद को ये प्रस्तुत करती है। वैसे भी संसद के जितने भी समितियां हैं वो संसद को ही रिपोर्ट करती हैं। हाँ, यहाँ पर लोक लेखा समिति की बात की गई है कि वो किसको सौंपती है, तो वो अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, अभी हमने देखा। सवाल देखिए यहाँ पर दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? अभी हमने देखा था लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपता है और जांच करता है, समीक्षा करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को। अगला सवाल तो वही है, फिर से लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा को देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से कितने-कितने सदस्य शामिल होते हैं लोक लेखा समिति में? तो हमने देखा था कि टोटल 22 सदस्य होते हैं और टोटल 22 सदस्य वाला एक ही ऑप्शन है। इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के। तो यहाँ पर देखिए 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। यूपीआरओ एआरओ का क्वेश्चन था। अगला सवाल एमपीपीसीएस से है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य। आप देखेंगे कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेकंड जो है वो आपका एस्टिमेट कमिटी यानी कि प्राकलन समिति। देखिएगा आप यहाँ पर ऑप्शंस हैं, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। हमने देखा था कि मुख्य रूप से कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट को यह जो लोक लेखा समिति है यह उसका समीक्षा करती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी सभी यहाँ पर गलत है। आप देख भी पाएंगे जो लोक लेखा समिति है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये लोक व्ययों यानी सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक सदस्यीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के अधिकतम 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। इसका उद्देश्य है लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं का जांच करती है और साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों की प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और यह प्रथा 1967 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंपती है यानी अध्यक्ष को, जो उसे लोकसभा में प्रस्तुत कराता है और साथ ही उसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाती है। तो आई होप ये सारी बातें मैंने नोट्स में भी पढ़ा रखी है। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जरूर ये सब समझ आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं याद करना है, बस कुछ ही समितियां हैं जिसके बारे में पढ़ लेना है जहां से प्रश्न आते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सभी लोग अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा की संसदीय समिति अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, बिल्कुल नहीं। अधिकतम इसमें 22 सदस्य ही होते हैं। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल जांच करती है। और महालेखा और नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो वही पॉइंट है। तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा सही है। अब आप देख पा रहे हैं कि जब हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, हमने सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में अगर पढ़ा हुआ है, तो चाहे कथन कारण वाला प्रश्न आए या फिर सत्य असत्य वाला आए या मैच कराने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर व्याख्या वाला प्रश्न पूछ लिया जाए, किसी भी तरह से पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। बस अच्छे से आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब अगला सवाल आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया और कितनी बार ये प्रश्न अभी तक आ चुका है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? अध्यक्ष कौन चयन करता है? अध्यक्ष चयन करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का स्पीकर। इनके द्वारा ही अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और अध्यक्ष होता कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं विपक्षी दल के कोई सदस्य, विपक्ष का सदस्य। ठीक है ना? जबकि प्राक्कलन समिति में जो सत्ता पार्टी होता है उसके सदस्यों में से अध्यक्ष चयन किया जाता है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ समिति का नाम है इधर और एक तरफ इधर भी समिति का ही नाम है। अच्छा, किस प्रकार की वो समिति है ये पूछा जा रहा है। जैसे लोक लेखा समिति, ये किस प्रकार की समिति है? वित्तीय समिति है, वित्तीय स्थायी समिति है। कितने प्रकार की समितियां होती हैं, कौन-कौन सी, ये सभी मैंने नोट्स में पढ़ा रखा है। अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ज़रूर वीडियो को शुरू से देखिए, आप सभी चीज़ें समझ पाएँगे। अब बात करेंगे याचिका समिति की। याचिका समिति किस प्रकार की है? एक जाँच करने वाली समिति है, ठीक है? और ये भी स्टैंडिंग कमिटी है। हालाँकि ये कार्यकारी समिति भी है एक तरह की। बाकी जैसे स्टॉक बाज़ार स्कैम संयुक्त समिति, मैंने स्टॉक बाज़ार वाला एग्ज़ाम्पल भी आपको बताया था कि शेयर मार्केट स्कैम, ये एक तरह की तदर्थ समिति है, यानी अस्थायी समिति है, तो इसको हम पहले में मिला देंगे। देखो, अगर हम सी को पहले में मिला रहे हैं और ए को तीसरे में मिला रहे हैं, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए को तीसरे में मिलाया गया है, ऑप्शन सी। बाकी भी आप देख सकते हो, याचिका समिति कार्यकारी भी प्रकार की होती है, तो इसको 4 में मिला देंगे। और विभागीय समितियाँ जो होती हैं, ये स्टैंडिंग कमिटी यानी अस्थायी समितियों का ही प्रकार है और इनकी संख्या वर्तमान में 24 है, ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर अब सही सुमेलन क्या है? लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, याचिका समिति कार्यकारी है और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है और विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति अन्य संसदीय स्थायी समिति के रूप में भी वर्गीकृत होती हैं, अतः इसे कार्यकारी समिति के रूप में माना जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर फिर से 3 आपको अलग-अलग कथन दिए गए हैं। एक इसमें कह रहा है कि कुछ में राज्यसभा सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी लोक लेखा समिति, इसमें राज्यसभा की 7 सीटें रहती हैं, 7 सदस्य रहते हैं, तो ये तो शामिल होता है। हमसे पूछा गया है जो नहीं हो। एस्टीमेट कमिटी यानी प्राक्कलन समिति, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, तो ये एक है जिसमें शामिल नहीं होती हैं। सार्वजनिक उद्यमों की कमिटी में भी 22 लोग होते हैं, जिसमें से 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के रहते हैं, तो केवल दूसरा है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आप देखिएगा, प्राक्कलन या आकलन यानी कि एस्टीमेट कमिटी में 30 लोकसभा के सदस्य लिए जाते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा कमिटी और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर अस्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? अभी हमने देखा आकलन समिति या प्राक्कलन समिति, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? यानी प्राक्कलन समिति में संसद के किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं? हमने देखा केवल और केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जिनकी टोटल नंबर होती है 30 अध्यक्ष को मिला करके। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन-सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। वित्तीय समितियाँ टोटल 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें लोक लेखा समिति है,
और दूसरा है एस्टीमेट कमेटी और तीसरा है आपका सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। तो प्राक्कलन समिति तो है ही, लोक लेखा समिति है ही, लोक उपक्रम समिति है ही, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित जो समिति है ये सेवा समिति का प्रकार है, न कि इसका। तो ऑप्शन डी इसमें शामिल नहीं है, ए बी सी तीनों सही है, ये ऑप्शन सी में है, सो दैट ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां इस प्रकार की हैं। एक तो प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। दूसरा लोक या सार्वजनिक लेखा समिति जिसमें 22 मैक्सिमम नंबर होता है सदस्यों का, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और ये भी 1 वर्ष के लिए काम करते हैं। तीसरा है लोक या सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, और ये भी 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस का है। आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों ही वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की हैं और यही तीनों हैं। तो यहाँ पर तीनों सही उत्तर है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो यह लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कई बार लोक उपक्रम समिति भी इस पर काम करती है, सार्वजनिक उपक्रम की समिति जो तीसरी वाली है अपना, तो ये भी कई बार काम करती है, इसीलिए यहाँ पर ए और सी दोनों को सही माना गया है। आप देखिएगा भारतीय संसद, हालांकि मुख्य रूप से आप देखिएगा तो ऑप्शन सी को चुना जाना चाहिए था यहाँ पर। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग वित्त लेखाओं की जांच करती है, साथ ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद की लोक उपक्रमों संबंधित समिति जो है ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर ए और सी दोनों को सही माना गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति ये तो स्थायी समिति है ही। फिर दूसरा आकलन समिति यानी कि प्राक्कलन समिति, ये भी वित्तीय स्थायी समिति है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति, ये भी स्थायी समिति है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी वित्तीय स्थायी समिति है जो वित्त से संबंधित कार्य करती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ चारों ही स्थायी समितियां हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया गया है। आप देखिएगा संसद में समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समितियां स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी तदर्थ समिति। स्टैंडिंग कमेटी में 3 प्रकार की वित्तीय समितियां शामिल की जाती हैं, एक तो प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ये तीनों ऑप्शन में थे ही। इसके अलावा स्थायी समितियों में जांच समिति है, संवीक्षण समिति है, सदन के दिन प्रतिदिन कार्यवाही से संबंधित समिति है और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर भी समिति है और सदस्यों की सुविधाओं और प्रावधानों से संबंधित भी सेवा समिति होती है। ये सभी अस्थायी समिति के ही प्रकार हैं, इसीलिए यहाँ पर चारों जो ऑप्शंस थे वो अस्थायी समिति को ही दर्शा रहे हैं। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। पूछा क्या गया है, लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में आपको बताना है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। आचार समिति क्या है? ये जांच समिति का एक प्रकार है। मैंने पढ़ाया था जांच समिति 3 प्रकार की होती है, जिसमें से एक तो याचिका समिति है और दूसरा क्या है इसमें विशेषाधिकार समिति और तीसरा है आपका इसमें आचरण समिति या फिर आचार समिति। ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, ये पूछ रहा है क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है और तीसरा यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो कथन है, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी यानी अस्थायी थी, तो निश्चित तौर पर 2015 में इसको अस्थायी समिति के रूप में मान्यता दिया गया। उससे पहले तक ये तदर्थ समिति ही थी, इसीलिए पहला कथन तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी दूसरी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण यानी दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायत कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लोकसभा के सदस्य के प्रति अनैतिक आचरण का शिकायत कर सकता है। अब तीसरा है, यह समिति किसी ऐसे मामले की विचार नहीं करती जो न्यायाधीन है, यानी जो पहले से न्यायालय में मामला चल रहा है उसको लेकर के ये विचाराधीन या कोई उस पर विचार नहीं करती है। निश्चित तौर पर सही है। तो केवल पहला और तीसरा सही हुआ, यानी कि ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर लोकसभा की जो आचार समिति है, एथिक्स कमिटी, इसका गठन
पहले तदर्थ समिति के रूप में वर्ष 2000 में किया गया था और 2015 में इसको अस्थायी समिति के रूप में मान्यता दिया गया। जब लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में आचार समिति के गठन, कार्य और प्रक्रिया तथा आचार संबंधी शिकायत करने की प्रक्रिया के नियमों को शामिल किया गया। इस प्रकार पहला कथन तो निश्चित तौर पर सही है। आप देखिएगा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अध्याय यानी कि 20A के तहत नियम 243A के पहले खंड के अनुसार आप देखिएगा किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शिकायत की जाती है तो उसका किसी लोकसभा सदस्य के द्वारा अग्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार दूसरा कथन गलत हो गया क्योंकि लोकसभा के सदस्य को छोड़ के दूसरे लोग भी शिकायत कर सकते हैं। फिर अध्याय 20A के नियम 233A के 10वें खंड के अनुसार आप देखिएगा आचार समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है तथा कोई मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं, इस संबंध में समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में या सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में या अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में? निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कोई समिति नहीं है। आप देखिएगा संसद की सार्वजनिक उपक्रमों की संबंधी जो समिति है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो तो उसकी जांच करती है तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उनके कुशलता पूर्वक चलाए जाने की भी जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों तथा संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है कि उस पर कार्य चला कि नहीं या बस आश्वासन देके छोड़ दिया गया। संसद की प्राक्कलन समिति है, आकलनों की जांच, मितव्ययिता एवं धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। अगला सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस से निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? यानी जो लोकसभा के अधीन नहीं आती हो, देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति या शहरी विकास संबंधी समिति या श्रम संबंधी समिति या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। निश्चित तौर पर ऑप्शंस में देखिएगा तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जो समिति है यह लोकसभा के अधीन नहीं आती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं संसदीय समितियों में लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति आती है, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जो है ये लोकसभा के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। अगला है रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा या परिवहन मंत्रालय द्वारा। देखिए संसद की कोई भी समिति हो वह संसदीय या संसद के द्वारा ही उसका चयन किया जाता है या गठन किया जाता है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप देखिएगा संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 इसमें है 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 24-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वैजयंत पांडा। यदि गलत बताने की बात है तो दूसरा ही गलत हो जाएगा क्योंकि प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो निश्चित तौर पर वैजयंत पांडा नहीं है, क्योंकि इनके बारे में अगर बात कीजिएगा वैजयंत पांडा के बारे में तो ये संसद की एक और समिति है। अगर आपको याद हो वित्तीय समिति में जो तीसरा समिति था जिसका नाम है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या फिर लोक उपक्रमों भी आप कह सकते हैं, लोक या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, उपक्रमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में वैजयंत पांडा को चुना गया है। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन बी गलत है। देख सकते हैं ऑप्शन बी गलत है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो फग्गन सिंह
कुलस्ते को बनाया गया। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह को बनाया गया था। अब देखिए 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा यानी अध्यक्ष द्वारा 2024-25 के लिए गठित प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया था, न कि बैजंत पांडा को। जबकि बीजेपी के ही बैजंत पांडा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। बाकी के जो युग्म है वो यहाँ पर सही सुमेलित हैं। 25-26 में भी इन्हीं सांसदों को प्रश्नगत संसदीय समितियों का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है। यानी अगर आगे आपसे 25-26 में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आंसर ऐसा ही होगा। और ये सभी अध्यक्ष अभी भी अपने समिति के अध्यक्ष बने हैं, यानी दोबारा इनका चयन किया गया है। अगला सवाल है 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल कौन-कौन है? यानी अब ये 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए समिति बनाई गई है, तो ये तदर्थ समिति हुई, अस्थायी समिति हुई। इसमें दोनों सदनों से प्रत्येक के 15 सदस्य शामिल हैं, या फिर 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के, या 18 सदस्य लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से, या 16 सदस्य लोकसभा से और 14 सदस्य राज्यसभा से। देखिए जनरली आपको पता होगा कि 2 और 1 के रेशियो में लिया जाता है। यहाँ 2 और 1 का रेशियो इसमें दिख रहा है, तो एक तो ये सही हो सकता है। वैसे भी टोटल तदर्थ समिति में 30 सदस्यों को रखा जाता है। तदर्थ समिति अस्थायी होती है, इसीलिए नंबर फिक्स नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अपना वो सही उत्तर है। आप देखिएगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को एवं राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया तथा 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष पीसी चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संयुक्त समिति जो थी संसद की, उसका अध्यक्ष कौन था? अभी आपने देखा पीसी चाको उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ क्या पूछा गया है? भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशंस की परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये कौन सी समिति तय करती है? सरकारी आश्वासनों की समिति? बिल्कुल नहीं, ये आश्वासन की जांच करती है कि आश्वासन पूरा हुआ या नहीं। अधीनस्थ विधान समिति? देखिए अधीनस्थ विधान समिति यहाँ सही हो सकता है, क्योंकि इसके कार्यों के अंदर ये कार्य आता है कि नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, ये तय करती है। उसकी समीक्षा करती है, ये कोई भी समिति कभी आदेश नहीं जारी करती है, बस सलाह या सुझाव देती है। तो ऑप्शन बी सही था। आप देखिएगा आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायक विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों इत्यादि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति होती है वही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर हुआ है कि नहीं। यानी कि कोई मान लो नया नियम बनाया गया या कोई शक्ति दिया गया किसी संगठन को किसी कार्य के लिए, अब वो संगठन उस शक्ति का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, इसकी समीक्षा ये समिति करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दें और कमेंट जरूर किया कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 जो है, यहाँ क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अभी हमने देखा नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित कौन सी है? अधीनस्थ विधान पर समिति या अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा ये जो समिति होती है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का यह
का मुख्य कार्य यह है जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम, विनियम, उपनियम, योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की अपनी-अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है, यानी लोकसभा का अपना अलग समिति है इससे रिलेटेड और राज्यसभा का अपना अलग है, जिसमें उस सदन के 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। यानी लोकसभा का है तो लोकसभा से 15 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और यदि राज्यसभा है तो सभापति महोदय द्वारा 15 सदस्यों को राज्यसभा से ही चुना जाएगा। अब अगला और इस वीडियो का और इस टॉपिक का आखिरी सवाल है आपके सामने। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संबंधी निम्नलिखित में से कौन-सी समिति करती है? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ करती है या संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ या वित्त आयोग या फिर वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग या नीति आयोग? देखिए सबसे पहले ना तो नीति आयोग, ना सुधार आयोग और ना ही वित्त आयोग इसका काम करता है। रह गया विभाग संबंधी समितियाँ, तो ये विभागीय समितियाँ हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है? विभागीय स्थायी समितियों की कुल संख्या है 24 है और संसद द्वारा जो तदर्थ समिति की गठन की अच्छा 1 मिनट, ये भी संसदीय समिति है। संसदीय समिति है, इसकी संख्या 24 है, ये तो सही ही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये संसदीय समिति है तो कार्य ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। ठीक है ना? तो निश्चित तौर पर संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति जो समय-समय पर किसी विशेष कार्य के लिए गठित की जाती हैं और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ उस पार्टिकुलर विभाग के लिए होती हैं, तो ये दोनों ही काम करती हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए को हम चूज़ करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत इत्यादि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां साथ ही संसदीय विभागों की संबंधित स्थायी समितियां करती हैं। इसके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र, विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं है। तो ये आखिरी सवाल था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे और शेयर भी कर चुके होंगे और जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ आप कमेंट्स करके जाएँ आप सभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द जीएस सॉल्वर, उस पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा।